उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारा विषय चल रहा है तीन लोक एक परिचय। इससे पूर्व तीन लोक एक परिचय की 3 कक्षाएं हो चुकी, जिसमें हमने पहली कक्षा में तीन लोक का बाहरी ढांचा या फिर तीन लोक का यह विषय क्यों पढ़ना चाहिए इत्यादि प्रारंभिक विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमने उस कक्षा को किया। दूसरी और तीसरी कक्षा अधोलोक से हमने प्रारंभ किया, तीन लोक का वर्णन, जिसमें हमने सातों पृथ्वियां, उन पृथ्वियों में होने वाले नरकों के बिल, नारकी जीवों के दुख इत्यादि विषय हमने पिछली 2 कक्षाओं में अधोलोक भाग 1, अधोलोक भाग 2 में किया। आज हम मध्यलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मध्यलोक परिचय 1 भाग 1 यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। आज की इस स्वाध्याय में जिन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे या जिस विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे वे प्रमुख बिंदु हैं, जैसे मध्यलोक एक सामान्य परिचय, फिर 6 पर्वत जिसको कुलाचल भी कहते हैं, वे कौन से हैं, कहाँ हैं, 7 क्षेत्र क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, वे कहाँ हैं, बारे में समझेंगे। सुमेरु पर्वत क्या होता है, कहां पर स्थित है, कितना उसका विस्तार इत्यादि है, उस पर कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विजयार्ध पर्वत क्या होता है, कहां पर है, इत्यादि विषय लेंगे। पद्म आदि सरोवर कहां पर बने हुए हैं, उनसे निकलने वाली नदियां कहां पर जाती हैं, कहां मिलती हैं, उनके नाम क्या हैं, और अंतिम में भरत क्षेत्र क्या है। इन सब विषयों का एक सामान्य स्पर्श आपको यहां पर करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ध्यान रखें, मैं बहुत विशेष गहराई में नहीं जा रहा हूं, ज्यादा मापतोल में नहीं जा रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक तीन लोक का विषय नहीं पढ़ा है उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। बड़ी सरलता से और सुगमता से समझाने का मैं प्रयास आपके सामने करूंगा, और आप लोग भी थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी ध्यान अगर आपका इधर उधर होगा तो हो सकता है वह विषय छूट जाए या डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आगे का विषय शायद समझ में न आए। आप सबसे निवेदन है, पूरी कक्षा तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, बीच में छोड़ करके ना जाए, नहीं तो विषय बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं तीन लोक एक परिचय भाग 4, जिसमें मध्यलोक परिचय भाग 1। जैसा कि आप सबको विदित है, हम तीन लोक के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं। वे तीन लोक कौन कौन से हैं? ये ऊर्ध्वलोक, यहां ये मध्यलोक और ये अधोलोक, जिसमें बीचों बीच एक त्रस्त नाड़ी है। लोक का प्रमाण 14 राजू है, किंतु त्रस्त नाड़ी जो बीचों बीच में है, जिसमें संपूर्ण लोक एक तरह से जितने भी स्वर्ग के विमान को हो, नरकों के बिल को हो, मध्यलोक को हो, ये सब जिसमें है वह त्रस्त नाड़ी कहलाती है। तो वो त्रस्त नाड़ी 13 राजू प्रमाण है, अर्थात 343 घन राजू प्रमाण इस महान विशाल लोक में मात्र 13 राजू प्रमाण जो है त्रस्त जीवों का स्थान, जो कि इतने बड़े स्थान में नाली के समान है, इसलिए इसको त्रस्त नाली अथवा त्रस्त नाड़ी भी कहा जाता है। पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था, नाड़ी शब्द भी इसके लिए कहा जाता है, जिसका प्रयोजन है जितना महत्व व्यक्ति के शरीर में नाड़ी का है, उतना ही महत्व तीन लोक में इस त्रस्त नाड़ी का है, इसलिए इसको त्रस्त नाड़ी भी कहा जाता है। तो ऐसे ये त्रस्त नाड़ी, ये ऊर्ध्वलोक, ये मध्यलोक, बीच में जो लाल पट्टी है वह मध्यलोक की है, और नीचे जो है वह अधोलोक है। फिर उसके बाद आज हम देखो सबसे पहले मध्यलोक का एक सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। आप चित्र देख पा रहे होंगे मध्यलोक का, ये मध्यलोक है। प्रश्न होता है
मध्यलोक ये कहां से देखने पर, जैसे मध्यलोक तो ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी, है ना, इस पृथ्वी पर ये ऐसा है मध्यलोक, तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये ऊपर से देखने पर त्रस नाली में ऊपर से ऐसा दिखाई देता है यह मध्यलोक, इसलिए ये आपको इस तरह मध्यलोक जानना चाहिए। अन्यथा मध्यलोक तो ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसमें सबसे ऊपर चित्रा पृथ्वी है, उसके ऊपर इस तरह से मध्यलोक है, ऐसा मध्यलोक नहीं है, मध्यलोक इस तरह से है ना। अब इसमें ये क्या बना हुआ है वो हम आगे आपको समझाते हैं। तो ये त्रस्त नाली में ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। दूसरा, इसका आकार, जैसे ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग की तरह है, अधोलोक का आकार वेत्रासन की तरह है, तो मध्यलोक का आकार कैसा है, तो इसके लिए कहा जाता है झालर के समान, है ना, जैसे एक झालर हम अपने घरों में लगाते हैं, ऐसे झालर के समान इसका आकार है। मध्यलोक जिस पृथ्वी पर है उसे चित्रा पृथ्वी कहते हैं। आप सबने पिछले स्वाध्याय में 7 पृथ्वियों में से पहली पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी का नाम सुना था, जिसके हमने 3 भाग किए थे, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग, जिसमें खर भाग के हमने 16 भेद किए थे। 1,000 योजन मोटी 16 पृथ्वियां खर भाग में हैं, जिसमें सबसे पहली ऊपर वाली 1,000 योजन मोटी जो पृथ्वी है उसका नाम चित्रा पृथ्वी है। तो पूरी चित्रा पृथ्वी, है ना, पूरी जो चित्रा पृथ्वी है, जैसे ये है, तो ये पूरी चित्रा पृथ्वी पर मध्यलोक है। ध्यान देना, पूरी चित्रा पृथ्वी पर ही मध्यलोक बना हुआ है। लेकिन एक गलती जो प्रायः कई लोग कहा किया करते हैं, ये पूरी चित्रा पृथ्वी मध्यलोक नहीं है, पूरी चित्रा पृथ्वी मध्यलोक नहीं है, उसके बीचों बीच में त्रस नाली में एक राजू प्रमाण, आगे प्रमाण में दे रहा हूं, इसमें चौड़ाई 1 राजू, लंबाई 1 राजू, अपन को पता है ना त्रस नाली का जो माप है वो कैसा है, लंबा चौड़ा, 1 राजू लंबा 1 राजू चौड़ा। गहराई में 7 राजू नहीं है मध्यलोक, गहराई में केवल 1 राजू प्रमाण है। चौड़ाई में भी मध्यलोक जो है वह 1 राजू प्रमाण है। अब रह गई ऊंचाई, समझ में आ गया, लंबाई ऐसे चौड़ाई, चौड़ाई में 1 राजू प्रमाण, अंदर लंबाई या गहराई में देखो तो 1 राजू प्रमाण, और ऊंचाई में यह कितना प्रमाण है, मध्यलोक, मध्यलोक ऊंचा कितना है, जैसे ऊर्ध्वलोक 7 राजू कहते हैं, अधोलोक 7 राजू कहते हैं, तो ये मध्यलोक का प्रमाण क्या है उसके लिए बताया जाता है। ऊंचाई में मध्यलोक 1,40,000 योजन प्रमाण है, 1,40,000 योजन प्रमाण इस मध्यलोक की ऊंचाई जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी है, तो बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है, अभी हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन होने की वजह से ये पूरा मध्यलोक जो है उसकी ऊंचाई भी ठीक उतनी ही है, क्योंकि इस मेरु पर्वत के ठीक ऊपर से स्वर्गलोक अथवा देवलोक प्रारंभ हो जाता है। अतः यहां तक बस इस सुमेरु पर्वत की चूलिका मात्र तक ही इस मध्यलोक की ऊंचाई जानना चाहिए। ठीक हुआ, मध्यलोक चौड़ाई में 1 राजू प्रमाण, मध्यलोक लंबाई में 1 राजू प्रमाण, और मध्यलोक ऊंचाई में 1,40,000 योजन प्रमाण जानना चाहिए। अब इसकी रचना, मध्यलोक की रचना कैसे कैसे, जैसे ऊर्ध्वलोक की रचना ऊपर 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 है, अधोलोक की रचना नीचे 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 है, तो मध्यलोक की रचना कैसे है, तो उसके लिए ये चित्र जो है वो प्रासंगिक है, इसको आप समझ सकते हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं।
क्या मतलब? असंख्यात, ध्यान से सुनना, असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। बीचों बीच में एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे कितने द्वीप समुद्र हैं? तो कहते हैं असंख्यात, अनकाउंटेबल, इतनी संख्या में ये द्वीप समुद्र हैं। और उन द्वीप समुद्रों का विस्तार कितना? पहले द्वीप से जस्ट दुगुना समुद्र, समुद्र से दुगुना द्वीप, फिर द्वीप से दुगुना समुद्र, फिर समुद्र से दुगुना द्वीप। इसका विस्तार हम आगे समझेंगे, आपको और विशेष डिटेल से समझाएंगे। ये तो मैं आपको रचना कैसी है मध्यलोक की, इस बात को बता रहा था कि असंख्यात द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं, समुद्र द्वीप को घेर करके है। ऐसे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र होते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये द्वीप, फिर उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। इस तरह से ब्लैक में जो है वो द्वीप है, व्हाइट में जो है वो समुद्र है। ऐसे द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेर करके हैं, ऐसा जानना चाहिए। और इस मध्यलोक के लिए दूसरा नाम भी आता है, इसको हम तिर्यक लोक भी कहते हैं। इसके लिए है ना, तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? ऊर्ध्वलोक तो ऊपर 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 है इसलिए ऊर्ध्वलोक, अधोलोक क्योंकि नीचे 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 है इसलिए अधोलोक। इस मध्यलोक को तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? तिर्यक का अर्थ होता है टेढ़ा, तिरछा, विस्तार में, है ना। तिर्यक का मतलब होता है ऐसे विस्तार में, ऐसे लंबा जाना। तो ये लोग ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, बल्कि ऐसे में है, तिर्यक में है, इसलिए मध्यलोक का एक दूसरा नाम तिर्यक लोक भी है, ऐसा हमको जानना चाहिए। एक सामान्य बात हमने मध्यलोक की आपके बीच में की। एक विशेष बात और है मध्यलोक में, आखिर इस मध्यलोक में कौन रहता है, किसके वास है ना, कौन निवास करता है इस पूरे मध्यलोक में? तो इसके लिए कहा जाता है इस मध्यलोक में मनुष्य भी रहते हैं, है ना। तिर्यंच, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी इस मध्यलोक में रहते हैं। देवों में तीन प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव। जहां तक बात भवनवासी और व्यंतरों की है, मैंने पिछली अधोलोक की कक्षा में आपको स्पष्ट किया था कि इनका जो रहने का स्थान होता है वो तीन प्रकार का होता है, भवन, भवनपुर और आवास। ध्यान से सुनिएगा, भवनवासी और व्यंतरों के रहने के जो स्थान होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवनवासी और व्यंतरों के जो भवन हैं वे तो रत्न प्रभा के खर भाग और पंख भाग में हैं, लेकिन उनके जो भवनपुर हैं या फिर जो उनके आवास हैं रहने के लिए, वो मध्यलोक में भी बने हुए। बहुत सारे द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र हैं। उन द्वीपों पर, है ना, बहुत सारे जो द्वीप हैं, उन द्वीपों पर भी भवनवासियों के भवनपुर बने हुए हैं। और खंडहर स्थान पर, पेड़ पौधे में इत्यादि स्थानों पर उनके आवास भी इस मध्यलोक में देखे जाते हैं। तो इस अपेक्षा से देवों में भवनवासी और व्यंतर देव, ये तो यहाँ मध्यलोक में उनका भी आना जाना रहता है, इस अपेक्षा से वे वास करते हैं। और ज्योतिष देव जो हैं वे भी, ज्योतिर्लोक जो है वो भी मध्यलोक के अंतर्गत ही आएगा। कहाँ है ज्योतिर्लोक, है ना, कहाँ ज्योतिषी देव रहते हैं, ये एक अलग विषय है, पूरी कक्षा के माध्यम से अलग से आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल आज की इस कक्षा में हम इतना ही समझ रहे हैं कि इस पूरे मध्यलोक में चारों गतियों में से कौन कौन सी गति के जीव रहते हैं। मनुष्य गति के पूरे जीव मध्यलोक में, तिर्यंच गति के पूरे जीव मध्यलोक में, देव गति के वैमानिक को छोड़ करके भवनवासी के, व्यंतरों के भवनपुर और आवास मध्यलोक में,
और ज्योतिषी देव के भी विमान मध्यलोक में होते हैं। और इस तरह से एक गति का जीव जो है वो बच जाता है, वो यहाँ मध्यलोक में नहीं है, वो है नरक गति का जीव, है ना। नारकी जीव जो है वो केवल अधोलोक में, पृथ्वियों में बने हुए बिलों में ही रहते हैं, बाकी न तो मध्यलोक में और न ऊर्ध्वलोक में उनका आना जाना हो पाता है। इस अपेक्षा से मध्यलोक में मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, तीन गतियों के जीव रहते हैं। नरक गति का जीव इस मध्यलोक में नहीं रहता है। स्पष्ट हो गया। अब के आगे हम चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जम्बू द्वीप की। इस पूरे मध्यलोक के ठीक बीचों बीच में अगर कोई है तो वह है जम्बू द्वीप। मैं आप सबको बताना चाहूं, एक बार थोड़ा सा पीछे वापस जाकर के, अलोकाकाश के ठीक बीचों बीच में लोकाकाश, अर्थात ये तीन लोक अपन चर्चा कर रहे हैं वह है। इस तीन लोक के ठीक बीचों बीच में मध्यलोक है। मध्यलोक के ठीक बीचों बीच में जम्बू द्वीप है। ठीक हुआ। एक बार फिर से समझा दो। अलोकाकाश, अलोकाकाश जो तीन लोक के बाहर स्थान है वो पूरा अलोकाकाश है। अलोकाकाश के ठीक बीच में, ठीक बीचों बीच में लोकाकाश, अर्थात ये तीन लोक जिसको अपन समझ रहे हैं वो ठीक अलोकाकाश के बीचों बीच में है। उस लोक के ठीक बीचों बीच में मध्यलोक है। मध्यलोक के भी बिल्कुल बीचों बीच में है, वह है जम्बू द्वीप। तो आज हम प्रारंभ करते हैं इस मध्यलोक के जम्बू द्वीप को समझना, है ना। जम्बू द्वीप को आज पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भाग इसमें रह जाएगा, लेकिन फिर भी जम्बू द्वीप को समझने का प्रयास बिल्कुल सामान्य, बिना गणित के समझने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो हमने पूरा विस्तार बताया था उसके ठीक बीचों बीच में लेकर के आए हैं हम आपको। ये पूरा जम्बू द्वीप है। अगर आपके मन में जिज्ञासा हो रही हो कि भैया जी ये जम्बू द्वीप का आकार कैसा है, तो इसके लिए कहा जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है, जम्बू द्वीप का आकार थाली के आकार जैसा है। जिस तरह से थाली होती है वैसा यह जम्बू द्वीप होता है। ठीक हुआ। फिर मन में एक बात आती है, जब लवण समुद्र की बात पढ़ते हैं, अभी यहाँ लवण समुद्र में नहीं बता रहा हूं, पर फिर भी दो आकारों की चर्चा मध्यलोक में आती है, उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। जम्बू द्वीप जो है वो थाली का आकार का है। लवण समुद्र और फिर आगे द्वीप समुद्र जितने हैं वे सब चूड़ी के आकार के हैं। मैं भी जब सबसे पहले इस लोक की चर्चा को पढ़ा था तो मेरे मन में भी ये जिज्ञासा हुई थी कि थाली भी गोल होती है और चूड़ी भी गोल होती है, तो फिर क्या अंतर है ना। एक बार कह रहे हैं कि थाली के आकार का और एक कह रहे हैं कि चूड़ी के आकार का, तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। मेरे लिए भी बहुत समस्या हुई थी कि आखिर कैसे समझूं। पढ़ते हुए गुरुजी को परेशान कर दिया था कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे जैसे समझाया वैसे ही मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, जम्बू द्वीप जो है वो थाली के आकार का है। जैसे ये है ना, ये एक आकार है, पूरा शेप नहीं आया पर एक आकार है, ये जैसे थाली के आकार का है। अब इसको घेर करके ये है ना, यहाँ पर ये जो है ना, ये लवण समुद्र हो गया। तो इस लवण समुद्र का आकार कैसा हुआ, ये चूड़ी का आकार है, ये थाली का आकार है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं। चूड़ी, जैसे ये चूड़ी होते है ना, चूड़ी पहन ली जाती है, बीच में नहीं होता और बाकी साइड में होता है, इसको कहते हैं चूड़ी का आकार। और पूरा मतलब जिसमें रखा जाता है बीचों बीच जो होता है थाली जैसा होता है, वो थाली का आकार। जम्बू द्वीप का आकार जो है वो बिल्कुल ऐसा है। अभी हम लवण समुद्र पढ़ेंगे तो उसको पूरा यहाँ से यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर धातकी खंड पढ़ेंगे तो वो भी ऐसा ही है पूरा, है ना। बीच में सब बीच में मतलब
जम्बू द्वीप है, फिर और बस बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, बाकी सब ये चूड़ी के आकार के होते हैं, ऐसा समझिएगा। तो जम्बू द्वीप जो है वो थाली के आकार का है। कितना विस्तार है इस जम्बू द्वीप का, तो कहते हैं, अच्छा एक जिज्ञासा आपके मन में हो रही होगी, ये बीचों बीच में क्या है? तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जम्बू द्वीप के ठीक बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सुमेरु पर्वत है। इसका विस्तार अभी हम आगे देखेंगे। जम्बू द्वीप है, अब इसका विस्तार यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक 1,00,000 योजन है ना। 1,00,000 योजन प्रमाण जम्बू द्वीप जानना चाहिए, 1,00,000 योजन प्रमाण, ठीक हुआ। अब कई बार ये प्रश्न होता है कि इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा, इस द्वीप को जम्बू द्वीप के नाम से क्यों जानते हैं? तो अभी हम लास्ट जब कक्षा समाप्त करेंगे तब आपको उसमें चित्र के माध्यम से बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ओरली बताना चाहेंगे कि यहाँ विदेह क्षेत्र में, है ना, इस तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा विदेह क्षेत्र में जम्बू वृक्ष है। जम्बू का अर्थ होता है, संस्कृत का नाम है जम्बू, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। जामुन का वृक्ष होने की वजह से इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक हुआ। मैंने यहां पर लिखा भी है, विदेह क्षेत्र में जम्बू का वृक्ष होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक हो गया। 1,00,000 योजन विस्तार व्यास वाला है, बीच में सुमेरु पर्वत है। इसका नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जम्बू वृक्ष है ना, जिस पर अकृत्रिम चैत्यालय भी है। तो ऐसे जम्बू वृक्ष की प्रधानता होने के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। अब हम चर्चा करते हैं 6 पर्वतों की। जम्बू द्वीप तो हम समझ गए, अब हम समझते हैं 6 पर्वत, है ना। 6 पर्वत कौन कौन से हैं और कहां पर हैं, तो आइए ध्यान से देखें आप लोग। सबसे पहले ये नीचे हिमवान पर्वत, जम्बू द्वीप में सबसे नीचे यहां पर जो है वो हिमवान पर्वत है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, महाहिमवान पर्वत। फिर उससे ऊपर गए तो इसका नाम है निषद पर्वत। हिमवान, महाहिमवान, निषद, निषद पर्वत। फिर आता है नील पर्वत, फिर रुक्मी पर्वत और अंतिम में शिखरी पर्वत। सबको नाम याद रखने हैं, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत इस जम्बू द्वीप में हैं। अच्छा ध्यान रखें, पर्वत तो कई बार ऐसे आकार के देखे होंगे ना, इस तरह से नीचे से बड़े और फिर धीरे 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 करके ऐसे छोटे होते जाते हैं, ऐसे पर्वत आपने देखे होंगे। लेकिन ये पर्वत अलग ही है। ये पर्वत बिल्कुल पुस्तक के आकार को जैसे अपन समझ लेते हैं ना, जैसे ये पुस्तक है तो ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा, बिल्कुल दीवार की तरह ये पर्वत है ना, दीवार। ये पर्वत मैंने यहाँ लिखा भी है, आप देख पा रहे हैं, ये पर्वत दीवार के आकार के हैं, दीवार के समान है ना, अर्थात नीचे ऊपर बिल्कुल समान है, ऐसे पूरे पर्वत हैं। अच्छा दूसरी बात, इनके पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग क्या होता है, ये है ना, इस तरह से जो ये साइड का भाग होता है इसको बोलते हैं पार्श्व भाग। इनके पार्श्व भाग में मणियां लगी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर मणियां, मणियों से खचित ये पर्वत हैं, ठीक हुआ। 2 बातें मैंने इसके बारे में बताई, ये पर्वत बिल्कुल दीवार की तरह बिल्कुल स्ट्रेट हैं और इन पर्वतों के इस पार्श्व भागों में मणियां लगी हुई हैं और ये इनके पार्श्व भाग जो है ना वे समुद्र से टच में है, समुद्र से स्पर्श में। क्योंकि आपको पता है इस जम्बू द्वीप के बाद में जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे क्लास में, ये पूरा समुद्र है, लवण समुद्र आएगा। जम्बू द्वीप के बाहर जो है वो लवण समुद्र है। तो ये पर्वत
पूर्व से लेकर के पश्चिम तक लंबायमान है और दोनों उसके पार्श्व भाग जो है वो समुद्रों को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा इनको जानना चाहिए। तीसरी बात इन पर्वतों के बारे में समझने की वो ये है, इन पर्वतों के वर्ण कैसे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमवान पर्वत जो है वो सोने के समान है, स्वर्णमय है ना। स्वर्ण, इसलिए इसका कलर भी मैंने यहां पर स्वर्ण करने की कोशिश की है। स्वर्णमय पर्वत है हिमवान पर्वत। रजत अर्थात चांदी के समान जिसका वर्ण है वह है महाहिमवान पर्वत। तपाए हुए सोने के समान जो है वो होता है निषद पर्वत। वैडूर्य मणि अथवा मयूर, मोर जो होता है मयूर, मयूर के कंठ के समान बिल्कुल नील वर्ण का जो पर्वत है वो यह नील पर्वत है। और फिर से चांदी के समान, रजत के समान जो पर्वत है वो रुक्मी पर्वत है। और फिर से सोने के समान जो पर्वत है वो शिखरी पर्वत है। ठीक हुआ। फिर से एक बार बोलता हूं, हिमवान पर्वत सोने के तरह दिखाई देता है, चांदी की तरह दिखाई देने वाला महाहिमवान पर्वत। तपाए हुए सोने के समान जो है वो निषद पर्वत है। वैडूर्य मणि अथवा मयूर के कंठ के समान नील वर्ण के समान जो दिखाई देता वो नील पर्वत है। रुक्मी का अर्थ होता है चांदी, चांदी के समान जो दिखाई देता वो पर्वत रुक्मी पर्वत है। और शिखरी पर्वत अर्थात वो भी सोने के समान दिखाई देता है, वो शिखरी पर्वत है। ठीक है, इन पर्वतों की ऊंचाई समझ लेते हैं हम। हिमवान पर्वत की ऊंचाई 100 योजन, महाहिमवान पर्वत 200 योजन, उससे दुगुना। निषद पर्वत उससे भी दुगुना 400 योजन। सिर्फ यही एक छोटी सी गणित है, बाकी ज्यादा गणित नहीं है ना। 100 योजन, 200 योजन, निषद पर्वत 400 योजन। आगे वापस उल्टा रिपीट हो रहा है, नील पर्वत भी 400 योजन, रुक्मी पर्वत भी 200 योजन और शिखरी पर्वत 100 योजन प्रमाण जानना चाहिए। ठीक हुआ। पुनः एक बार बोलता हूं, हिमवान पर्वत की ऊंचाई 100 योजन, महाहिमवान पर्वत की ऊंचाई 200 योजन, निषद पर्वत की ऊंचाई 400 योजन, नील पर्वत की ऊंचाई 400 योजन, रुक्मी की 200 योजन और शिखरी पर्वत की ऊंचाई 100 योजन जानना चाहिए। इस तरह से ये 6 पर्वतों की एक छोटी सी जानकारी आपके सामने मैंने शेयर की। एक बात और बताना चाहूंगा, इन पर्वतों को कुलाचल भी कहते हैं। पर्वतों का दूसरा नाम कुलाचल भी है। शास्त्रों में कहीं कहीं 6 कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 कुलाचल हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कुलाचल कहें अथवा पर्वत कहें, ये दोनों पर्यायवाची ही है, ऐसा जानना चाहिए। आइए, ये 6 पर्वत हुआ। अब हम समझते हैं 7 क्षेत्र। 7 क्षेत्र कौन से हैं, इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे, हिमवान पर्वत से नीचे दक्षिण की ओर जो, उसका नाम है भरत क्षेत्र। हम लोग जहां रहते हैं वो यही भरत क्षेत्र है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, अंतिम में पूरा भरत क्षेत्र का नक्शा दिखा करके हम आपको विषय स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, हिमवान पर्वत से नीचे दक्षिण की ओर जो स्थान है ये पूरा भरत क्षेत्र है। हिमवान पर्वत से ऊपर, महाहिमवान पर्वत से नीचे, ये बीच में जो स्थान है इसका नाम है हेमवत क्षेत्र। याद रखिएगा, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, ये यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा स्थान है वो हेमवत क्षेत्र का है। फिर महाहिमवान पर्वत से ऊपर,
या आगे इस तरफ, निषद पर्वत से इस तरफ, ये जो बीच में स्थान है उसको हम हरि क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हरि क्षेत्र। निषद पर्वत से उत्तर की ओर, नील पर्वत से दक्षिण की ओर ये जो स्थान है इसको हम कहते हैं विदेह क्षेत्र। समझ में आया? विदेह क्षेत्र। हम रहते हैं यहां पर भरत क्षेत्र में, हमारे उत्तर की ओर विदेह क्षेत्र है। समझ रहे हैं आप? हम रहते हैं भरत क्षेत्र में, उत्तर की ओर विदेह क्षेत्र है। इसलिए हमेशा कहा जाता है जब भी जाप करने बैठे, सामायिक करने बैठे, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, जिससे कि उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों का सानिध्य हमको प्राप्त हो। इसलिए तो ये विदेह क्षेत्र है पूरा, यहां से यहां तक। नील पर्वत से उत्तर की ओर, रुक्मी पर्वत से दक्षिण की ओर जो क्षेत्र है उसका नाम रम्यक क्षेत्र है। रुक्मी पर्वत से ऊपर की ओर और शिखरी पर्वत से नीचे की ओर ये जो पूरा क्षेत्र है इसका नाम हैरण्यवत क्षेत्र है। हैरण्यवत। और शिखरी पर्वत से ऊपर उत्तर की ओर लास्ट में ये जो क्षेत्र है वो है ऐरावत क्षेत्र। ठीक हो गया? जम्बू द्वीप ने, पूरे जम्बू द्वीप को इन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पूरे जम्बू द्वीप में बीच बीच में 6 पर्वतों के आने से 7 क्षेत्रों में ये पूरा जम्बू द्वीप विभाजित हुआ। एक बार पुनः मैं इनके नाम उच्चारण करता हूं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ठीक हो गया? ये 7 क्षेत्र जानना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसको आप ध्यान से सुनिए। 7 क्षेत्रों में हम जहां रहते हैं वो कौन सा क्षेत्र है? वो है हमारा ये सबसे नीचे, है ना? कौन सा? भरत क्षेत्र। हम यहां पर रहते हैं, अथवा ऐसा कह सकते हैं भरत क्षेत्र जो है वहां पर अभी वर्तमान में पंचम काल चल रहा है। पूरे 24 तीर्थंकर जो होते हैं वो भी यही भरत क्षेत्र में होते हैं। भरत क्षेत्र, जैसा भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, यहां पर ही काल चक्र जो आपको बताया गया था पूरा, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा, छठा काल, है ना? सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा 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 आदि ये जो 6 काल बताए थे, ये सब परिवर्तन इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र है, ये जितना भी परिवर्तन है इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होता है। तत्वार्थ सूत्र जी का एक सूत्र है जो इस बात को बताता है। भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यावसर्पणिभ्याम, ऐसा करके एक सूत्र है जिसमें यह बताया गया कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से काल का परिवर्तन होता है। लेकिन यहां हेमवत क्षेत्र में, हरि क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं, है ना? आगे ऊपर रम्य क्षेत्र में भी काल का परिवर्तन नहीं, हिरण्यवत क्षेत्र में भी काल का परिवर्तन नहीं, ऐरावत क्षेत्र में भी फिर काल का परिवर्तन होता है। एक बात और ध्यान से देखें, जब काल का परिवर्तन नहीं है तो क्या वहां पर कौन सा काल रहता है? ये भी एक मन में जिज्ञासा हो सकती है। क्या हमेशा चौथा काल रहता है क्या, या हमेशा भोग भूमि का कैसा काल रहता है? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां ये जो हेमवत क्षेत्र है, यहां हमेशा जगन्य भोग भूमि, है ना? जगन्य भोग भूमि जैसा अगर हम काल की अपेक्षा से कहें तो हमेशा तीसरे काल जैसा व्यवस्था यहां पर हेमवत क्षेत्र में होती है। तीसरे काल जैसी व्यवस्था हेमवत क्षेत्र में, मध्यम भोग भूमि जैसी दूसरे काल जैसी व्यवस्था हरि क्षेत्र में, है ना? यह हरि क्षेत्र में हमेशा
दूसरे काल जैसी व्यवस्था होती है, और विदेह क्षेत्र में चौथे काल जैसी अवस्था अर्थात कर्म भूमि जैसी अवस्था रहती है। और हाँ, अभी आगे अगला जो स्लाइड आएगा उसमें बताया जाएगा, देवकुरु, यहाँ पर देवकुरु है और उत्तर कुरु, देवकुरु और उत्तर कुरु, इतना मात्र थोड़ा सा स्थान है, वहां पर पहले काल जैसी अथवा उत्तम भोग भूमि जैसी अवस्था यहाँ विदेह क्षेत्र के केवल देवकुरु और उत्तर कुरु नामक स्थान पर ही जानना चाहिए। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यहाँ नीचे, सबसे नीचे 6 कालों का परिवर्तन चलता रहता है, अभी पंचम काल चल रहा है। यहाँ हेमवत क्षेत्र में हमेशा तीसरे काल जैसी स्थिति जगन्य भोग भूमि है ना, आप सबको पता है पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि काल होता है, चौथा, पांचवा, छठा कर्म भूमि का काल होता है। तो यहाँ पर तीसरे काल जैसी जगन्य भोग भूमि, यहाँ हरि क्षेत्र में दूसरे काल जैसी मध्यम भोग भूमि, देवकुरु में पहले काल जैसी उत्तम भोग भूमि, फिर से वापस उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमि जैसी व्यवस्था, फिर यहाँ रम्य क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि जैसी दूसरे काल जैसी व्यवस्था, हिरण्यवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि तीसरे काल जैसी व्यवस्था, और ऐरावत क्षेत्र में पुनः भरत क्षेत्र जैसी व्यवस्था, जहां पर 6 कालों का परिवर्तन हुआ करता है। इस तरह से ये 7 क्षेत्रों की व्यवस्था संक्षिप्त में आपको यहां पर मैंने बताई। ठीक हुआ? अगर हम संक्षिप्त में पूछे अगर आपसे, तो आप ये बता सकते हैं मोटे मोटे रूप में इस पूरी में कितनी कर्म भूमि हुई और कितनी भोग भूमि हुई? तो हम ये बता सकते हैं कि 2 तो कर्म भूमि हुई, एक तो भरत क्षेत्र और दूसरी ऐरावत क्षेत्र। भोग भूमि कितनी है? तो उसके लिए कहा जाता है 3 ऊपर और 3 नीचे, 1, 2 और देवकुरु, उत्तर कुरु 1, 2 और 3, 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 भोग भूमि यहाँ पर मोटे मोटे रूप में देख सकते हैं। अभी हम विदेह क्षेत्र में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उसमें भी जब करेंगे तो और बहुत सारी भोग भूमि और कर्म भूमि का विस्तार हम देखेंगे। मोटे मोटे रूप में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र 2 कर्म भूमि, और हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, देवकुरु भोग भूमि, उत्तर कुरु, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र भोग भूमि जानना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र और 6 पर्वतों की एक जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम जो बीचों बीच में दिखाई देने वाला सुमेरु पर्वत था, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम समझते हैं। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? तो उसके लिए समझना, 1,40,000 योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत की स्थिति है। ये पूरा सुमेरु पर्वत जो है वो 1,40,000 योजन प्रमाण जानना चाहिए। कैसे? देखिए यहां लिखा है सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन प्रमाण है। कैसे कैसे है देखिएगा ध्यान से। यहां नीचे नींव चित्रा पृथ्वी में 1,000 योजन है, अर्थात 1,00,000 योजन में 1,000 प्रमाण तो उस सुमेरु पर्वत की नींव है, जो पूरी की पूरी चित्रा पृथ्वी में समा गई। समझ रहे? पूरी पूरी चित्रा पृथ्वी जो आप देख रहे हैं ना, चित्रा पृथ्वी अपन ने पिछली बार पढ़ी थी, उसमें नींव पूरी सुमेरु पर्वत की 1,000 योजन मोटी चित्रा पृथ्वी है, और 1,000 योजन प्रमाण ही सुमेरु पर्वत की नींव है, तो वो पूरी चित्रा पृथ्वी में समाहित है। अब हम नींव से निकल करके बाहर आए, फॉर एग्जाम्पल ये पेन आप देख रहे हैं, ये जो है वो नींव है। अब नींव के बाद, अब ये जो नींव हमने अंदर ले ली, अब यहां जो ये है स्थिति, इसको कहते हैं भद्रसाल वन, है ना, ये भद्रसाल वन है, पूरा भद्रसाल वन की ये स्थिति है। उससे यहां भद्रसाल वन के बाद 500 योजन ऊपर जाने पर भद्रसाल वन से
500 योजन ऊपर जाने पर, ये देख सकते हैं आप नक्शे में, ये नंदनवन है। क्या बोलते हैं इसको? नंदनवन। ये पूरा चारों तरफ है, यहाँ पर तो एक ही भाग दिखाई देता है, पूरा चारों तरफ समझना। भद्रसाल वन पूरा बहुत बड़ा भद्रसाल वन है। नंदनवन उससे 500 योजन ऊपर है ना, उसी पर्वत पर जैसे जैसे हम चढ़ते हैं 500 योजन ऊपर जाने के बाद नंदनवन आता है। और नंदनवन से 62,500 62,500 योजन ऊपर जाने पर ये है ना, 62,500 ये हो जाता है। उसके ऊपर जाने पर ये एक वन और आता है चारों तरफ, इसका नाम सोमनस वन है, सोमनस वन। और इस सोमनस वन से भी 36,000 योजन प्रमाण ऊपर जाने पर एक वन और आता है, इसका नाम पांडुक वन है ना। यही पांडुक वन है, यहीं पर पांडुक शिलाएं होती हैं, है ना। यहीं पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। आपने जन्माभिषेक देखा होगा भगवान का, है ना, कभी पंचकल्याणकों में जाते होंगे, वहां पर आपने देखा होगा कि भगवान को पांडुक शिला पर ले जा रहे हैं, पांडुक शिला बनाई जाती है, वहां पर भगवान को विराजमान करके उनका अभिषेक करते हैं। तो वो भी यहीं पर पांडुक शिला भी यहीं बनी हुई है। और अंतिम में चूली का है 40 योजन प्रमाण, है ना, चूली का 40 योजन प्रमाण अंतिम में चूली का है। इस तरह से ये पूरा सुमेरु पर्वत आपको जानना चाहिए। एक बार पुनः मैं रिवीजन करके बताता हूं। नींव में 1000 योजन, फिर उसके बाद चित्रा पृथ्वी का पृष्ठभाग आ जाता है जो भद्रसाल वन होता है। भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर जाने पर ये नंदनवन आ गया। नंदनवन से 62,500 योजन ऊपर जाने पर ये सोमनस वन आ जाता है। सोमनस वन से 36,000 योजन और ऊपर जाने पर यह पांडुक वन आता है, और पांडुक वन से 40 योजन ऊपर एक चूलिका आती है। ठीक हुआ। इस तरह से अगर हम इन सब का टोटल करते हैं, 62,500 प्लस 500 63,000 हो गया, 63,000 और एक नीचे 1,000 64,000, 64,000 प्लस 36,000 1,00,000 और ऊपर 40 योजन। इस तरह से यह सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन प्रमाण पूरा यह सुमेरु पर्वत जानना चाहिए। इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा। सुमेरु पर्वत से संबंधित कुल 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कितने? 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। कैसे? भद्रसाल वन में चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, है ना। भद्रसाल वन है, फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन चारों दिशाओं में 4 बहुत सुंदर और भव्य अकृत्रिम चैत्यालय। एक वन से फिर नंदनवन जाते हैं तो वहां पर भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। फिर सोमनस वन में देखते हैं तो वहां पर भी चारों दिशाओं में 4 बहुत सुंदर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और पांडुक वन में भी ऊपर जाकर के देखते हैं तो चारों दिशाओं में 4 सुंदर से अकृत्रिम जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय बने हुए हैं। तो सुमेरु पर्वत से संबंधित कुल 4 भद्रशाल, 4 नंदनवन, 4 सोमनस वन और 4 पांडुक वन, इस तरह से कुल 16 अकृत्रिम चैत्यालय सुमेरु पर्वत से संबंधित जानना चाहिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पूरे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उसमें से अभी हमने सुमेरु पर्वत से संबंधित इन 16 अकृत्रिम चैत्यालयों को जाना। आगे जाकर के मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि सुमेरु पर्वत से संबंधित 16 अकृत्रिम चैत्यालय, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए। हाँ साहब, वो भद्रसाल वन में चारों तरफ 4, फिर उससे ऊपर नंदनवन गए तो चारों तरफ नंदनवन से संबंधित, फिर और ऊपर गए तो सोमनस वन से संबंधित चारों, और फिर ऊपर गए तो पांडुक वन से संबंधित चारों। इस तरह से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं विजयार्थ पर्वत। ये विजयार्थ पर्वत कहाँ होता है, कैसा होता है ना, उसकी भी यहाँ पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, देखिएगा। ये विजयार्थ पर्वत यहाँ भरत क्षेत्र में
बीचों बीच में, भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच में यहाँ पर विजयार्थ पर्वत है। मैंने यहाँ पर एरो करके भी बताया आपको, आप देख पा रहे होंगे। विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र को, है ना, ये मान लीजिए भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने वाला जो पर्वत है वो विजयार्थ पर्वत कहलाता है। इसका नाम विजयार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि चक्रवर्ती जब विजय करने के लिए जाता है और जब इस पर्वत को क्रॉस कर लेता है तो उसकी आधी विजय हो जाती है, इसलिए आधी विजय का सूचक ये पर्वत होता है, इसलिए इसको विजयार्थ पर्वत कहा जाता है। जिस तरह से भरत क्षेत्र में ठीक बीचों बीच में यहाँ विजयार्थ पर्वत है, ठीक उसी तरह ऊपर भी ऐरावत क्षेत्र में भी यहाँ ठीक बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत जानना चाहिए। इस विजयार्थ पर्वत पर कौन रहता है? तो जो विद्याधर होते हैं, जो विद्याधर मनुष्य है ना, विद्याधर जो होते हैं वो इस विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में ही रहते हैं। आपने देखा होगा जब प्रलय काल आता है, प्रलय काल आता है तो देवलोग आकर के कुछ जोड़े जो हैं वो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित कर लेते हैं। ये भी वही, ये विजयार्थ पर्वत वही पर्वत है, इसी की गुफाओं में वे जोड़े ला करके सुरक्षित रख दिए जाते हैं। ठीक हुआ, ये दो विजयार्थ पर्वत मोटे मोटे रूप में यहां पर हमने देखे। अब आगे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं तालाबों की, सरोवरों की। ठीक हो गया, आपके सामने क्या क्या चर्चा हो गई? 6 पर्वत, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी पर्वत। आपने ये भी जान लिया 7 क्षेत्र होते हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र। हमने ये भी पढ़ लिया दो विजयार्थ, भरत क्षेत्र में एक और दूसरा ऐरावत क्षेत्र में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पद्म आदि 6 तालाब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हिमवान पर्वत के बीच में यहाँ पर एक पद्म नाम का सरोवर है। देखो, सरोवर बोलो, तालाब बोलो, रिद शब्द भी आता है, एक रिद संस्कृत में बोलते हैं रिद, तो रिद शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। मैं सरल सा शब्द आपके सामने प्रयोग कर रहा हूं, तालाब या सरोवर भी बोल सकते हैं। पद्म सरोवर है यहाँ पर, हिमवान पर्वत पर यहाँ पद्म सरोवर है। महाहिमवान पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम महापद्म है ना। ऐसे बिल्कुल आयताकार का सुंदर सा सरोवर बना हुआ है। और निषद पर्वत पर तिगिंछ नाम का सरोवर है। पद्म, महापद्म और तिगिंछ, शुद्ध उच्चारण करना, लिख रहे हैं तो शुद्ध लिखना, ती गी के ऊपर बिंदी, तिगिंछ ऐसे, और लास्ट में छ, तिगिंछ। तीसरा सरोवर तिगिंछ जो निषद पर्वत पर है। नील पर्वत पर जो है उसका नाम, उस सरोवर का नाम केसरी। और रुक्मी पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम महापुंडरीक, महापुंडरीक। और शिखरी पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम है पुंडरीक। ठीक हुआ, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ये 6 बड़े बड़े तालाब हैं, सब बहुत अद्भुत तालाब हैं और इनमें से निरंतर पानी बहता रहता है, जो पानी आगे जाकर के नदियों का रूप लेता है। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य आदि जो नदियां निकलती हैं वो इन्हीं सरोवरों से, इन्हीं तालाबों से निकलती हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने पंचकल्याणकों में देवियों के नाम सुने होंगे, अष्टकुमारी देवियां, वो भी श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि जो देवियों के नाम हैं, वे भी देवियां इन सरोवर पर ही रहती हैं। मैं ज्यादा इन सरोवरों का विस्तार नहीं कर रहा हूं, केवल आज आपको
इनका परिचयात्मक ज्ञान हो जाए इसलिए बताना चाहूंगा। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इस तरह से कुल 6 सरोवर अथवा 6 तालाब इन 6 पर्वतों पर ही है ना। मान लीजिए ये पर्वत है पूरा, इस तरह से पूरा पर्वत है, इन पर्वतों के बीचों बीच में ही यहाँ पर तालाब, बड़े विशाल तालाब बने हुए हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हुआ। आगे अब इन तालाबों से निकलने वाले, है ना, इन तालाबों से निकलने वाली नदियों के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 तालाब। अब थोड़ा सा मैंने चित्र यहाँ पर परिवर्तित कर दिया, क्योंकि तालाब जो है वो मैं अपने इसके माध्यम से नहीं बना, नदियां जो है वो इसके माध्यम से नहीं बनाया, पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा नजर आएगा। देखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पर भी फिर से बता देता हूं। ये पद्म सरोवर, पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ठीक हुआ। ये भरत क्षेत्र है ना, और फिर ये पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत। इसको मैं बाद में आराम से समझाऊंगा। इस नक्शे को मैंने इसलिए आपके सामने रखा जिससे कि मैं आपको नदियां समझा सकूं। कुल 14 नदियां निकलती हैं, उसकी सहायक नदियां हजारों में हैं। पहले हम मोटे मोटे रूप में गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, सुवर्णकूला, रुप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं। कितनी हैं ये? 14 नदियां हैं। ये 14 नदियां इन सरोवरों से निकल करके बाहर आती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। गंगा सिंधु में पहली गंगा, जिनका नाम पहले आ रहा है वो सब इधर पूर्व की तरफ बहती हैं, निकल करके पूर्व की तरफ जाती हैं और आगे लवण समुद्र में मिल जाती है। जिनका नाम मैं बाद में बोल रहा हूं, जैसे सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, ये जो नाम बाद में बोले जा रहे हैं, ये जो नदियां हैं वे पश्चिम की ओर बहती हैं और जा करके पश्चिम के समुद्र में मिल जाती है। पूर्व वाली नदियां जिनके नाम पहले बोले जा रहे हैं वे पूर्व लवण समुद्र में मिल जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, देखो यहां से समझाता हूं आपको। ये गंगा जा करके ये समुद्र में मिली, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रुप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा। इस तरह से इन नदियों का निर्गम जानना चाहिए। अब जो थोड़ा सा कठिन टास्क है वो आपको ये समझना है कि साहब सरोवर 6 हैं और नदियां 14 निकल रही हैं, तो कौन से सरोवर से कौन सी नदियां निकल रही है और कैसे निकल रही है, ये थोड़ा आप लोगों के लिए शायद कठिन हो सकता है अगर पहली बार पढ़ रहे हैं। वैसे कठिन नहीं है परंतु हो सकता है। देखिएगा, यहाँ बीचों बीच में तो सुमेरु पर्वत है, इसके बाद यहाँ जो 2 पर्वत हैं, एक नाभिगिरी पर्वत, ये भी नाभिगिरी पर्वत, ये भी नाभिगिरी पर्वत, ये भी नाभिगिरी पर्वत, ये भी नाभिगिरी पर्वत, है ना। इस तरह से ये नाभिगिरी पर्वत है। अब ध्यान से सुनना, पद्म सरोवर से 3 नदियां निकली हुई हैं और अंतिम में पुंडरीक सरोवर से भी 3 नदियां निकली हुई हैं। नोट कर लें अभी, तो फिर बाद में उसका नक्शा बनाते समय आप ध्यान रखना। गंगा, सिंधु और रोहितास्या पश्चिम की ओर, फिर से देख रहे हैं आप, गंगा, सिंधु और रोहितास्या, ये जो हैं ये सब पद्म सरोवर से निकली है। और बाकी फिर देखो, महापद्म से रोहित और हरिकांता, ध्यान से सुनना, महापद्म से हरित और नहीं, रोहित और हरिकांता,
उसके बाद तिगिंच नाम का जो सरोवर है वहां से हरित नदी, हरित और सीतोदा सीतोदा नदी यहां से निकली है। फिर केसरी सरोवर से सीता और ऊपर की तरफ नरकांता है ना, नरकांता नाम की यह नदी यहां से निकली। थोड़ा सा कठिन हो सकता है परंतु इम्पॉसिबल नहीं, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद महापुंडरिक नाम का ये जो सरोवर है वहां से नरकांता, इधर नीचे की तरफ नरकांता और ऊपर की तरफ जो है वो है रुप्यकूला, है ना, रुप्यकूला। और पुंडरीक से ये सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा, ये तीन नदियां जो हैं वो यहां पुंडरीक से निकलती हैं। ठीक हुआ, थोड़ा सा कठिन शायद लग सकता है, फिर भी आप एक बार ध्यान से, और आप सबको चित्र भी बनाना है इसका। जिसने जम्बूद्वीप के इस पार्ट से 14 नदियां निकालना सीख लिया, समझ लेना उसको जम्बूद्वीप समझ में आ गया। 14 नदियां निकालना अर्थात 6 सरोवरों से 14 नदियां आपको निकालना आना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये सरोवर है गंगा, इधर से सिंधु और इधर ऊपर से रोहितास्य, बस। फिर महापद्म से यहाँ नीचे की तरफ गंगा सिंधु रोहित, इधर रोहित और इधर हरिकांता। तिगिंछ से इधर हरित, इधर सीतोदा। केसरी से इधर सीता, इधर नरकांता। महापुंडरिक से इधर नारी और इधर से रुप्यकूला। और पुंडरीक से इधर सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा। इस तरह से 14 नदियां जो हैं वो 6 सरोवरों से, 6 तालाबों से निकल करके आई हैं। जो सब के सब नदियां जो हैं वे अपनी और छोटी छोटी नदियां अथवा सहायक नदियों से मिल मिल करके सब लवण समुद्र में समाहित हो जाती है। अब अंतिम बिंदु जो है वो है हमारा भरत क्षेत्र। इस पूरे जम्बू द्वीप में सबसे नीचे जो था वो हमारा भरत क्षेत्र है। ये देखिएगा, ये पूरा ये विजयार्ध पर्वत था, उस विजयार्ध पर्वत में ये जो येलो कलर का है वो भरत क्षेत्र है। लास्ट में ये येलो कलर का जो है वो पूरा भरत क्षेत्र है और ये पूरा विजयार्ध पर्वत है। ध्यान से देख रहे हैं, विजयार्ध पर्वत नहीं, विजयार्ध पर्वत नहीं, ये हिमवान पर्वत है। हिमवान पर्वत जिसपे मैंने आपको बताया था पद्म सरोवर है, पद्मद्रह लिखा है। या पद्म सरोवर से 2 नदियां निकली, इधर ये गंगा और ये सिंधु और 3 नदियां, और इधर से रोहितास्य। ऐसे करके इससे 3 नदियां निकलती हैं। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो भरत क्षेत्र इस प्रकार का है। इस पूरे भरत क्षेत्र को 2 नदियों ने, गंगा और सिंधु ने और विजयार्थ पर्वत ने पूरे भरत क्षेत्र के 6 खंड कर दिए। इससे पूरा भरत क्षेत्र जो है वो 6 खंडों में विभाजित हो गया। कैसे कैसे आप देखिएगा, विजयार्थ पर्वत से नीचे और दोनों नदियों के बीच में ये जो खंड है ये है हमारा आर्य खंड। जहां हम लोग रहते हैं ये आर्य खंड है पूरा। फिर उसके बाद इस तरफ लेफ्ट में चलते हैं, ये एक खंड है म्लेच्छ खंड, फिर ये एक खंड है म्लेच्छ खंड, फिर ये एक खंड है म्लेच्छ खंड, फिर ये भी एक खंड है म्लेच्छ खंड, ये भी एक खंड है म्लेच्छ खंड। 6 खंड में से 5 म्लेच्छ खंड हैं, एक आर्य खंड होता है। 6 खंडों में एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आर्य खंड में हम लोग जो रहते हैं, हमारा वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया जो विश्व है या जो विश्व का मानचित्र जो हम सब देखते हैं वह केवल एक आर्य खंड में ये पॉइंट बराबर है, बस इतना ही है। पूरा आर्य खंड को भी अभी वैज्ञानिकों ने नहीं ढूंढा है। इसलिए अगर हम आपके मन में जिज्ञासा है
कि हमारा विश्व कहाँ है जिसको हम देखते हैं नक्शे में, वो विश्व इस आर्यखंड में मेरे या कर्सर का जितना पॉइंट है बस उतना या थोड़ा उससे बड़ा, बस उतना ही विश्व है जिसको वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, आर्य क्षेत्र का इतना क्षेत्र। बाकी म्लेच्छ खंड आदि इन सब का खोज अभी वर्तमान के वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं किया गया, और न ही वर्तमान में बनारस में बहने वाली गंगा या उधर अफगान या पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी, ये जो नदियां हैं वो ये गंगा सिंधु नहीं है, ध्यान रखना। वो उनका और इन गंगा सिंधुओं का कोई तुलना नहीं की गई है, उनको मत समझना। ये सब बिल्कुल अद्वितीय है रचना, जिसको हम वर्तमान में केवल इतना समझ सकते हैं कि यही एकमात्र क्षेत्र हुआ। ठीक हुआ। भरत चक्रवर्ती अथवा और कोई भी चक्रवर्ती जो महापुरुष होते हैं, जो 6 खंड के मतलब भरत क्षेत्र के 6 खंड के अधिपति होते हैं, वे 6 खंड कौन से? वो यही 6 खंड है, एक आर्यखंड और ये 5 म्लेच्छ खंड। हमारा चक्रवर्ती भरत क्षेत्र का जो चक्रवर्ती है आर्यखंड के अयोध्या से निकलता है, बीचों बीच में अयोध्या, यहां से निकल करके फिर ये नदी को पार करके म्लेच्छ खंड में, फिर इस पर्वत की गुफाओं में से होते हुए इस म्लेच्छ खंड में, फिर से नदी को पार करके इस म्लेच्छ खंड में, यहां आकर के ये वृषभगिरी है। आपने सुना होगा कई बार कहानियों के माध्यम से विद्वानों के मुख से कि पता है चक्रवर्ती वृषभगिरी के पर्वत पर जाकर के अपना नाम लिखने के लिए कि साहब मैं शायद पहला व्यक्ति होऊंगा जो इन तमाम खंडों को पार करके यहां तक पहुंचा हूं, तो जाकर के मैं अपना इस वृषभगिरी पर नाम लिखता हूं। तो जैसे वो अपना नाम लिखने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो बहुत सारे नाम थे, एक स्थान भी नहीं छूटा हुआ था जहां पर वे अपना नाम लिख सके। फिर भरत चक्रवर्ती ने मिटा करके फिर अपना किसी चक्रवर्ती का नाम मिटा करके फिर अपना नाम लिखा। तो वो कौन सा पर्वत है? ये वही वृषभगिरी यही है जो आधा पार करने के बाद आता है। फिर उसके बाद इस गंगा नदी को पार करके फिर म्लेच्छ खंड में पहुंचते हैं, फिर विजयार्थ में अंदर से गुफाओं में से होते हुए इस म्लेच्छ खंड में आते हैं, और फिर नदी को पार करके वापस आर्यखंड में आते हैं। ऐसे पूरी यात्रा करते हैं, ये कहलाती है भरत चक्रवर्ती की 6 खंडों की यात्रा। ऐसे जो होता है चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतता हुआ पहुंचता है। महानुभाव, वो मात्र चक्रवर्ती ही होता है जो अपने सामर्थ्य से इतना घूम सकता है। हमने जब चक्रवर्ती का पाठ पढ़ा था उसमें मैंने बताया था चक्रवर्ती के पास ऐसा रत्न होता है जो प्रकाश करता है, तो गुफाओं में जाते हैं तो प्रकाश का काम करता है। चक्रवर्ती के पास ऐसा रत्न होता है जो नदी में एक क्षण में ब्रिज बना दे और ब्रिज में पूरी अक्षौहिणी सेना निकल जाए। ऐसे ऐसे रत्न चक्रवर्ती के पास होते हैं, इस वजह से वो पूरे 6 खंडों को जीतता है और 6 खंडों को पार करता है। साथ में चक्रवर्ती मतलब जितने म्लेच्छ खंड है उन म्लेच्छ खंडों से है ना राजकुमारियां भी लेकर के आते हैं, और राजकुमारियों मतलब वहां से रानियां भी उनके होती हैं, उनको भी अपने रनिवास में स्थान दिया जाता है। ऐसा यह भरत क्षेत्र जानना चाहिए। अंतिम में पूरा जम्बू द्वीप जो हमने सब पूरा पढ़ा है उसका संक्षिप्त में रिवीजन करके आज की हम स्वाध्याय की कक्षा यहीं पर करेंगे। सबसे पहले 6 पर्वत कौन कौन से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये सबसे नीचे यहाँ पर हिमवान, फिर दूसरा महाहिमवान, फिर ये निषद, फिर रुक्मी निषद, फिर ये नील, फिर ये रुक्मी और ये शिखरी, ये 6 पर्वत हो गए। 7 क्षेत्र सबसे नीचे येलो कलर भरत क्षेत्र, फिर हेमवत भरत क्षेत्र, उसके बाद आता है ये बिल्कुल पतली सी लाइन जा रही है ये हेमवत क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र, ये विदेह क्षेत्र है ना, ये रम्यक पतली सी लाइन जो जा रही है रम्यक क्षेत्र यहाँ पर, और ये हिरण्यवत, और लास्ट में ऊपर ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र यहाँ पर है। महानुभाव ध्यान रखना, भरत क्षेत्र से दुगुना विस्तार पर्वत का, पर्वत से दुगुना विस्तार फिर क्षेत्र का, उससे दुगुना विस्तार फिर पर्वत का, ऐसे सब दुगुने दुगुने विस्तार वाले ये सब जानने चाहिए। ये हमारा बीचों बीच में विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र के ठीक बीच में सुमेरु पर्वत है। मैंने आपको कहा था ये देवकुरु, ये पूरा देवकुरु है,
जो उत्तम भोग भूमि है वो ये है देवकुरु, और ये उत्तर कुरु, ये भी उत्तम भोग भूमि का स्थान कहा जाता है। साथ में एक बात मैंने और बताई थी, जम्बू वृक्ष, ये जम्बू वृक्ष है, यहाँ पर जम्बू माने जामुन का वृक्ष है, इसकी वजह से इसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। और ये देवकुरु में शालमली वृक्ष है। इन जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्षों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, हम उनको भी भाव से उनकी वंदना करते हैं। इस तरह से और फिर इन सभी ये एक 6 सरोवर हमने पढ़े, 1 2 पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, ऐसे 6 सरोवरों को भी आज हमने देखा। इन सरोवरों से निकलने वाली नदियों को भी हमने देखा। अब विषय रह गया विदेह क्षेत्र। आज हमने विदेह क्षेत्र के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि अब विदेह क्षेत्र जाना है तो थोड़ी और 7 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। विदेह क्षेत्र कैसा है, कैसे विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, कैसी उसकी नगरियां हैं, क्या विशेषता है, कैसे उसका विभाजन है, वो पूरा हम अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। तो बस आज इतना ही, इस भावना के साथ कि आज जम्बूद्वीप से संबंधित जो हमने 16 सुमेरु पर्वत से संबंधित अकृत्रिम चैत्यालय और बीचों बीच में जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष से संबंधित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, दोनों विजयार्थ पर्वत पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन सब की बड़े मनोभाव से वंदना करते हैं, उनको मनोभाव से याद करते हैं उन अकृत्रिम चैत्यालयों को, और वंदन करते हुए भाव करते हैं, हे प्रभु ऐसा कब अवसर आए जब हम साक्षात आपके दर्शन कर पाए। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।